दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। इस वीडियो में बात करेंगे 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणामों, खासकर विपक्ष के प्रदर्शन और उसके राजनीतिक संदेश की। केंद्रीय सत्ता की दौड़ में विपक्ष को विजयश्री न सही, लेकिन संजीवनी तो मिल ही गई है। 18वीं लोकसभा के चुनावों में 370 सीटों के साथ हैट्रिक का नारा देने वाली बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। पिछली लोकसभा में अकेले दम 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी का विजय रथ इस बार सिर्फ 240 सीटों पर रुक गया। बेशक एनडीए के रूप में सत्ता पक्ष बहुमत के आंकड़े से भी 22 सीटें ज्यादा यानी 293 सीटें जीतने में सफल रहा है, पर उसके लिए तो नारा 400 पार कर दिया गया था। फिर भी अंतिम सच यही है कि जीत आखिर जीत होती है। इसलिए सच भी यही है कि लगातार तीसरी बार केंद्रीय सत्ता की दौड़ में मोदी की बीजेपी से विपक्ष लगातार तीसरी बार मात खा गया। पर यह हार पिछले 2 चुनावों जैसी शर्मनाक नहीं है। चुनावी रण में विपक्ष सम्मान के साथ आ रहा है। एक और 10 साल से केंद्र और देश के ज्यादातर राज्यों में सत्तारूढ़ विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, जबकि दूसरी ओर पस्तहाल विपक्ष संसाधनों से लेकर मनोबल तक किसी भी मोर्चे पर यह मुकाबला समान स्तर वालों के बीच नहीं था। इसके बावजूद अगर कांग्रेस 10 साल बाद 100 का आंकड़ा छूते छूते 99 सीटों पर अटक गई और विपक्ष का गठबंधन इंडिया 233 सीटों तक पहुंच गया, तो निश्चय ही यह प्रदर्शन उसके लिए संजीवनी साबित होगा और सशक्त विपक्ष से लोकतंत्र भी मजबूत होगा। 2014 में अकेले दम 282 और फिर 2019 में 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी के विरुद्ध विपक्ष किस हद तक पस्तहाल था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 55 साल तक केंद्रीय सत्ता पर काबिज रही देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस क्रमशः 44 और 52 सीटों पर सिमट गई थी। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में उसका खाता तक नहीं खुल पाया था। पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन 15 लोकसभा सीटें जीतकर कुछ चुनौती देता नजर आया था, पर इस चुनाव में बसपा का हाथी पता नहीं क्यों पलटी मार गया। अन्य विपक्षी दलों की हालत भी अच्छी नहीं थी। महाराष्ट्र में शिवसेना ने राजग छोड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार अवश्य बना ली, पर 3 साल बाद सरकार गिरने के अलावा शिवसेना और राकांपा भी टूट गई। 2022 तक लगता नहीं था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष मोदी की बीजेपी को कोई चुनौती दे पाएगा, लेकिन 2023 में विपक्षी एकता की कवायद से समीकरण बदले। बेशक सूत्रधार वही नीतीश कुमार बने जो लंबे समय तक भाजपा के साथ मिलकर बिहार में सरकार चलाते रहे और मोदी विरोध में एक बार राजग छोड़कर वापस भी चले गए थे। एकता की कवायद का यह परिणाम रहा कि 2-4 नहीं बल्कि 28 दलों ने इंडिया नाम से नए विपक्षी गठबंधन का ऐलान कर दिया। इंडिया बनने के बाद अपने रजत जयंती वर्ष में एनडीए अचानक न सिर्फ सक्रिय हुआ बल्कि उसका कुनबा भी बढ़ता नजर आया। उस कुनबा विस्तार ने अंततः केंद्रीय सत्ता के खेल में कितनी भूमिका निभाई, यह अलग विश्लेषण का विषय है, लेकिन इंडिया उसके मुकाबले लड़खड़ाता नजर आया। उस लड़खड़ाहट के लिए इंडिया किसी और को दोष भी नहीं दे सकता। शायद 4 जून को आए 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणामों के बाद विपक्ष को एहसास हुआ हो कि उसे परस्पर सहमत के आत्मघाती खेल के चलते ही सत्ता के बजाय सिर्फ संजीवनी से संतोष करना पड़ा। कर्नाटक की सत्ता बीजेपी से छीन चुकी कांग्रेस को लगा कि अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी जीत गई तो इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल उसके इशारों पर नाचने लगेंगे। इसीलिए उसने इन विधानसभा चुनावों में अन्य घटक दलों से तालमेल तो दूर, बात तक करने की जरूरत नहीं समझी। एक दूसरे के विरुद्ध उम्मीदवार उतारे, जिससे परस्पर कटुता भी बढ़ी।
कांग्रेस अप्रत्याशित रूप से तेलंगाना विधानसभा चुनाव तो जीत गई, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा के विरुद्ध नहीं टिक पाई। बेशक विपक्षी दलों के अस्तित्व पर ही मंडराते संकट के मद्देनजर इंडिया एक बार फिर सक्रिय हुआ, पर उस बीच उपजे अविश्वास का लाभ उठाकर भाजपा नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड और जयंत चौधरी के आरएलडी को एनडीए में ले जाने में सफल रही। देश के दो बड़े राज्यों में दो प्रमुख मित्र दलों के पाला बदल से भी इंडिया ने जरूरी सबक नहीं सीखा और प्रधानमंत्री का चेहरा तो दूर, संयोजक और साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार किए बिना ही चुनाव मैदान में उतरा। निश्चय ही पर्दे के पीछे घटक दलों के नेताओं की महत्वाकांक्षाओं का टकराव रहा हुआ, पर क्या इंडिया नहीं जानता कि बिना समझदारी और समन्वय के गठबंधन राजनीति नहीं चल पाती। गठबंधन की गांठें ढीली होने के बावजूद इन लोकसभा चुनावों में विपक्ष ने जैसा प्रदर्शन किया है वह बताता है कि दूरदर्शिता और बेहतर राजनीतिक समझदारी से काम लिया होता तो शायद दिल्ली दूर नहीं रह जाती। अगर कांग्रेस सपा मिलकर उत्तर प्रदेश में भाजपा को जोरदार टक्कर दे सकते हैं तो जयंत चौधरी और नीतीश कुमार के भी साथ होने पर क्या होता। अगर किसी तरह मायावती की बसपा को भी इंडिया साध लेता तब क्या पूरा खेल ही नहीं पलट जाता। आखिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस मिलकर भाजपाई गठबंधन को रोकने में सफल हो ही गए। कुछ लोगों को लगता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को भी इंडिया गठबंधन से मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था तो उसका परिणाम बेहतर होता, पर मेरा मानना है कि अलग लड़ने का फैसला रणनीतिक रूप से सही था। दिल्ली में सीट बंटवारे के बावजूद कांग्रेस और आपने पंजाब में अलग अलग लड़कर भी सही किया। अलग अलग लड़ने से पश्चिम बंगाल और पंजाब में सत्ता से असंतुष्ट मतदाताओं को बीजेपी के अलावा भी एक विकल्प मिल गया। फिर भी यह तो सच है कि सत्ता के बजाय संजीवनी पर ही संतोष करने को मजबूर विपक्ष अपनी इस विडंबना के लिए खुद जिम्मेदार है। अगर उसने नामकरण के साथ ही इंडिया को वास्तव में राजनीतिक जमीन पर सक्रिय कर दिया होता तो न सिर्फ संयोजक बल्कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम भी तय करते हुए संयुक्त चुनाव अभियान चलाया होता तो संजीवनी के बजाय सत्ता उसके हाथ हो सकती थी। फिर भी 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणामों ने देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के भविष्य पर लगा सवालिया निशान और उसके नेता राहुल गांधी पर लगाया गया पप्पू का टैग निश्चित रूप से हटा दिया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चाणक्य राजनीति के मद्देनजर यह भी कम बड़ी उपलब्धि तो हरगिज नहीं है। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सुझावों का रहेगा इंतजार।